हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटी को डिस्कस करना होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके आगे आने वाली यूनिट्स के लिए भी ये हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू रखता है, क्योंकि इसमें हमें यूनिट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ में हम उनका मेजरमेंट कैसे करें ये भी हमको पता चलने वाला है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो आइए देखते हैं, व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिनको हम डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, और जिसमें हमारे जो फिजिक्स के लॉ हैं वो हमारे एक्सप्रेस किया सकते हैं, हमारे समझे जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट एटसेट्रा। तो दीज आर फिजिकल quantities. There are two types of physical quantities. First one is fundamental quantities and other one is derived quantities. Fundamental quantities are those quantities which can be treated as independent of other physical quantities. जो quantities other physical quantities से independent होती हैं उनको हम बोलते हैं fundamental quantities. For example, mass, length, time, etc. Derived quantities which depend on other physical quantities, यानी कि जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ऐसा हम किस लिए कह सकते हैं? वी नो दैट वेलोसिटी equal to displacement upon time, right? And acceleration equal to velocity upon time. तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंड करता है, एंड एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड टाइम पर डिपेंड करता है। सिमिलरली फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारा किस पे डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। तो दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। नाउ वी कम टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं, देर आर फोर टाइप्स ऑफ यूनिट्स, देर आर फोर टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट वन इज CGS यूनिट. CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. सेकेंड वन इज MKS यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकेंड. नेक्स्ट वन इज FPS यूनिट, फुट पाउंड सेकेंड. तो कहने का मीन्स ये है कि अगर हमें लेंथ को मेजर करना है तो सेंटीमीटर में करेंगे, मीटर में करेंगे और फुट में करेंगे. मास को अगर मेजर करना है तो ग्राम में, किलोग्राम में और पाउंड में. और आपने ये देखा भी होगा कि जो हमारा केक है वो पाउंड में मेज़र किया जाता है. और कहीं कहीं पर हम फुट भी यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, क्योंकि हमारा FPS सिस्टम में कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, इसलिए FPS सिस्टम को, FPS यूनिट को हम आज के टाइम में यूज़ नहीं करते हैं. और कहीं कहीं पर हम FPS को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम MKS सिस्टम को ही यूज़ करते हैं. फोर्थ है SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही हमारा आजकल मैक्सिमम यूज़ होता है. इट वाज एडोप्टेड बाय 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स इन 1960. 1960 में इसको एडोप्ट किया गया था. तो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें हमारी जो SI यूनिट्स हैं, इसमें 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं और 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती है. तो आप देख सकते हैं बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि हमारी 7 टाइप्स की होती हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। आप इनकी यूनिट देख सकते हैं। लेंथ की यूनिट मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। तो ये इन सब की हमारी यूनिट होती हैं। एंड दीज आर द सिंबल्स एम, के जी, एस, के, कैपिटल ए, सी डी, मोल। तो these are the fundamental quantities and these are the fundamental units. Now we come to supplementary quantity. Supplementary quantity में हमारे टू टाइप्स के एंगल आते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लेन एंगल एंड सेकंड वन इज़ सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन एंड सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। सिंबल्स आर रेडियन एंड एस आर फॉर स्टेरेडियन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो आप देख सकते हैं रेडियन के लिए क्या डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कहने का मीन्स ये है कि ये वो एंगल है जो हमारे सर्कल, देखिए यहाँ पर सर्कल हमने शो किया हुआ है और सर्कल का ये हमारा सेंटर हो गया एंड ए बी इज़ द लेंथ, ए बी इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इससे हमारे सेंटर पर एक एंगल बना हुआ है जिसको हमने नाम दिया है थीटा। व्हाट इज दिस? थीटा। एंड दिस इज द रेडियस आर एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू एल। तो इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा यहाँ पर एंगल फॉर्म्ड हुआ है ये इक्वल होगा लेंथ ऑफ द आर्क टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो थीटा इन रेडियन, और इस कंडीशन में जो हमारा थीटा आएगा वो हमारा रेडियन में मेजर होगा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्क? एल एंड व्हाट इज द रेडियस? आर। सपोज हम पूरा सर्कल मूव कर जाते हैं, सपोज हम ए पॉइंट से मूव करते हैं और हम ये पूरा का पूरा सर्कल मूव कर जाते हैं। इट मीन्स जो हमारा ए पॉइंट है वहीं पर हम घूमकर वापस आ जाते हैं। तो हमने कितनी लेंथ कवर की है? हमने कितनी लेंथ कवर की है? हमने लेंथ कवर की है जितने की सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की। एंड व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? 2 पाई आर। तो आप देख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर। आर से आर हमारा कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2 पाई रेडियन। आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि जब हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे तो हम 360 डिग्री भी कवर करेंगे। इट मीन्स जो हमारा 2 पाई रेडियन है वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के। इट मीन्स 2 पाई रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 360 डिग्री। सो 1 रेडियन में कितने डिग्री हो जाएंगे? 360 डिवाइड बाय 2 पाई। तो 2 पाई हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो कहने का मीन्स ये है कि अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, इफ़ वी कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमारा पाई न्यूमरेटर में जाएगा और 180 हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हम पाई को 180 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1.745 मल्टीप्लाई 10⁻² रेडियन। तो 1 डिग्री में हमारे इतने रेडियन होते हैं और ये आपको ध्यान रखना है। नाउ वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इट मीन्स 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/60 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, राइट? 1/60 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इन रेडियन? 1.745 मल्टीप्लाई 10⁻²। So when we solve it, so 1 minute equal to 2.91 multiply 10⁻4 रेडियन। तो ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट 1 मिनट इक्वल टू होते हैं 60 सेकेंड। दिस इज द साइन ऑफ सेकेंड एंड दिस इज द साइन ऑफ मिनट। सो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट एंड 1/60 इंटू 1 मिनट में कितने रेडियन हैं?
2.91 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ रेडियन। तो ये वैल्यू आप पुटअप कर देंगे और इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1 सेकेंड इक्वल टू 4.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ रेडियन। ये हमने किस लिए सोल्व करने के लिए कहा है, ऐसा हमने क्यों निकाला है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको क्या करना है, अगर किसी क्वेश्चन में हमें रेडियन में सोल्व करने के लिए आता है तो आप 1 सेकेंड की डायरेक्ट वैल्यू ये रख सकते हैं और ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 4.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ रेडियन। नाउ स्टे रेडियन। अच्छा, हमारा रेडियन में क्या किया हमने सर्कल लिया और सर्कल से उसकी जो एक आर्क ली है और आर्क को हमने रेडियस से डिवाइड कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, एक स्फीयर लेंगे और स्फीयर के एक पार्ट को, यानी कि जिसका हमें सरफेस एरिया लेना होगा, उसको हम रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो आइए देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। इट मीन्स स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसको हम सॉलिड एंगल कहेंगे। और वो किससे बनेगा, बाय अ सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के एक सरफेस से, देखिए स्फीयर के एक सरफेस से बनेगा सेंटर पर, जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। इक्वल इन एरिया, यानी कि सरफेस एरिया के इक्वल होगा टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। और उसका रेशियो किसके साथ बनेगा, हैविंग ईच साइड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इट मीन्स हम उसको रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हमारा स्फीयर है और उससे स्फीयर के सेंटर पर एक एंगल बनता है तो हम उसको बोलेंगे स्टे रेडियन। और ये हमें क्या लेना है, इसका सरफेस एरिया लेना है और किससे डिवाइड करना है, रेडियस के स्क्वायर से। तो आप देख सकते हैं सरफेस एरिया हमने लिया है 4πr² डिवाइडेड बाय r²। तो r² से r² कैंसिल। तो हमारा जो एंगल आएगा स्टे रेडियन में वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 4π के इक्वल हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करना। जैसे कि आप लेंथ को मेज़र करते हैं, आप मास को मेज़र करते हैं, आप लिक्विड को भी मेज़र करते हैं कि हमारा कितने लीटर लिक्विड है, कितने लीटर हमने मिल्क लिया है, कितने किलो हमने सेब लिए हैं, एप्पल लिए हैं, आपने कितना लेंथ का कपड़ा लिया है। तो इन सबको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। अच्छा, मेजरमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड कॉल्ड इट्स यूनिट। कहने का मीन्स ये है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड अमाउंट से कंपेयर करना, उसी को बोलते हैं मेजरमेंट। और जिस भी स्टैंडर्ड अमाउंट से आप उस क्वांटिटी को मेज़र करते हैं उसको हम कहते हैं यूनिट। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताना चाहूँगा कि ये हमारा नोटबुक है और हम इसकी लेंथ को मेज़र करना चाहते हैं और इसकी लेंथ के लिए हमने इस पेन को यूनिट कंसिडर किया। तो आप देख सकते हैं कि जो पेन है हमारा 1 टाइम्स आया है और अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं तो हमारा कितना आ गया, सपोज हम इसको हाफ लें तो कितना आ जाएगा, 1.5 टाइम्स आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि इस लेंथ को मेज़र करने के लिए ये जो हमारा पेन है जिसको हमने यूनिट कंसिडर किया है वो 1.5 टाइम्स इस क्वांटिटी में आया है। अंडरस्टैंड। और क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए और किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए आपको 2 थिंग्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको किसी क्वांटिटी को मेज़र करना है और उसकी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है तो आप उसको मेज़र नहीं कर पाएंगे। जैसे आप शॉप पर जाते हैं और आपने उसको बोला कि हमें 2 मीटर क्लॉथ दे दीजिए तो आपको 2 मीटर क्लॉथ दे देगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमें इतने मीटर क्लॉथ दे दीजिए तो वो आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं बताई है। आप अगर शॉप पर जाते हैं और आप कहते हैं कि हमें 2 kg हमें एप्पल दे दीजिए तो वो आपको 2 kg एप्पल देगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमें इतने kg एप्पल चाहिए तो वो आपको नहीं दे पाएगा। तो साथ में हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, साइज ऑफ द यूनिट की भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तब भी आप क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर पाएंगे और आप क्वांटिटी को अच्छे से डिफ़ाइन भी नहीं कर पाएंगे। सपोज़ अगर आपको मिल्क लेना है तो आपको उसके लिए लीटर लगाना होगा, आप उसके लिए किलोग्राम नहीं लगा सकते। या फिर आप ये नहीं कह सकते कि 2 मिल्क दे दीजिए, 2 सेब दे दीजिए या 2 क्लॉथ दे दीजिए। आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको उसके सामने यूनिट तो लगानी ही पड़ेगी।
इसलिए मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई साइज ऑफ द यूनिट। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उसको डिनोट करते हैं Q से, न्यूमेरिकल वैल्यू को N से एंड साइज ऑफ द यूनिट को U से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू NU। अब हमारी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के डिफरेंट यूनिट्स बनाई गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं A, B एंड C, और हमने उनको एक पर्टिकुलर लेंथ को मेज़र करने के लिए कहा। एक स्टूडेंट ने लेंथ को मेज़र किया है 5 मीटर, अनदर स्टूडेंट ने मेज़र किया है 500 सेंटीमीटर, और एक स्टूडेंट ने मेज़र किया है 5000 मिलीमीटर। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे ए स्टूडेंट हमारा सही है और बी और सी रॉन्ग हैं, या फिर हमारा बी सही है, ए और सी हमारे रॉन्ग हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हमारे तीनों ही सही हैं। हमारे तीनों सही इसलिए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ए है उसने यूनिट को कंसिडर किया है मीटर, बी ने जो स्टैंडर्ड माना है वो माना है सेंटीमीटर, और सी ने स्टैंडर्ड माना है मिलीमीटर। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें भी क्या है, डिफरेंस है। अगर हमारी यूनिट लार्जर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर है, यूनिट हमारी स्मॉलर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू और लार्जर हो गई। अगर हमारी यूनिट बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्जर हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं, स्मॉलर द साइज ऑफ द यूनिट लार्जर इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड हो सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, इट मीन्स NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर हमारा NU कॉन्स्टेंट होता है तो हमारा N1U1 इक्वल टू N2U2 हमारा हो सकता है। कहने का मीनिंग ये है कि 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 मिलीमीटर। लेकिन जो तीनों की क्वांटिटी है, तीनों का मेजरमेंट है ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, वो हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल यूनिट। आखिर हमारी जो फिजिकल यूनिट है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द सेम काइंड, यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए उसी काइंड का हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए, उसको हम फिजिकल यूनिट बोलते हैं। आखिर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? तो सबसे पहले एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वेल डिफाइंड। ये बहुत अच्छे से डिफ़ाइन होना चाहिए, इसका सबको पता होना चाहिए, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सेकंड है कन्वीनियंट साइज। इसका साइज़ भी कन्वीनियंट होना चाहिए, जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि स्केल को हमने कंसिडर किया हुआ है लेंथ को मेजर करने के लिए। अगर हम स्केल को ना लेकर ट्री को लेते हैं तो आप ट्री में देख सकते हैं कि ट्री हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। या फिर अगर हम कहें कि भाई हमें एक जितना हमारा हाउस है हमें उसके हिसाब का स्केल चाहिए, तब भी हमारे लिए उसको रखना बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड वन है नोट चेंज विद टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समर में आने के बाद या विंटर में आने के बाद उसमें कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि टाइम हमारा चेंज होने से फिज़िकल क्वांटिटी अगर चेंज हो जाती है तो हमें उसको मेजर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ईजिली रिप्रोड्यूसिबल। ईजिली रिप्रोड्यूस भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर हमारी एक बार कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तो उसको हम दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर पाएँ, और दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो मेजरमेंट करेंगे कैसे। नेक्स्ट है नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल कंडीशंस सच एज प्रेशर, टेम्परेचर एट्सेट्रा। हमारी जो फिजिकल कंडीशन है जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, इनसे भी हमारी जो यूनिट है वो हमारी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। हमारी ये यूनिट जो होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में हमारी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं लेंथ की तो हमारा मीटर में हमारा मेजर करते हैं, तो जो मीटर है ये सारे कंट्रीज़ को पता होता है कि भाई ये हमारे इतने लेंथ है और इतने हमारी मीटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। या फिर हम अगर बात करें मास की तो सबको पता है कि भाई ये 2 किलोग्राम का मास है, ये हमारा 5 किलोग्राम का मास है। जैसे हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम के लिए हमने यूनिट दिया गया है सेकंड, तो ये हमारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होने चाहिए।